हाय स्टूडेंट, मैं BS सोलंकी दुष्यंत सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिड्यारी बयाना पर एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। मैं अब आपके लिए 11th बायोलॉजी का सेकंड लेक्चर लेकर के आया हूँ। कल मैंने आपके लिए बायोलॉजी के बारे में बेसिक जानकारी दी तथा कुछ शाखाओं के बारे में बताया। आज कुछ ध्यान देंगे, यानी कि मैंने आज कुछ साइंटिस्टों के बारे में आपके लिए बताया है, ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहला जो है आधुनिक वर्गीकरण के पिता। आधुनिक वर्गीकरण के जो पिता होते हैं वो हमारे होते हैं बेटा कैरोलस लिनियस, जिनको हम आधुनिक वर्गीकरण का फादर कहते हैं। क्या कहते हैं सर? आधुनिक वर्गीकरण का फादर, क्योंकि इसके अंतर्गत क्या किया जाता है सर? वर्गीकरण किया जाता है। क्या किया जाता है? वर्गीकरण किया जाता है। वर्गीकरण किस किस का करते हैं? जैसे प्लांट का करते हैं, एनिमल्स का करते हैं, यानी कि जीवों के उनके लक्षणों के आधार पर, जीवों को उनके लक्षणों के आधार पर या समानता व असमानताओं के आधार पर छोटे छोटे वर्गों में रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है सर? वर्गीकरण कहलाती है। तो हमारे इस साइंटिस्ट ने यानी कि कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने क्या रखा, क्या दिया था? आधुनिक वर्गीकरण। आधुनिक वर्गीकरण दिया था, इसलिए इसको आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। किसको सर? कैरोलस लिनियस को। ओके, उसके बाद में देखेंगे कैरोलस लिनियस के द्वारा कुछ पुस्तकें दी गई थी। जो सबसे पहली पुस्तक थी इनकी बेसिक टैक्सोनॉमी फॉर द नेचुरल वर्ल्ड। बेसिक टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी एक ब्रांच होती है जिसके अंतर्गत क्लासिफिकेशन का यानी कि वर्गीकरण का क्या करते हैं सर? अपन अध्ययन करते हैं। वर्गी की टैक्सोनॉमी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं या टैक्सोन यानी कि क्लासिफिकेशन का अध्ययन करते हैं, टैक्सोनॉमी कहलाती है। क्या कहलाती है सर? टैक्सोनॉमी कहलाती है। जो टैक्सोनॉमी जो वर्ड है मैंने आपके लिए कल बताया था, क्या जो वर्गीकी है, वर्गीकी जो शब्द दिया था वो APD कोंडेले के द्वारा दिया गया था, जिसके अंतर्गत हम वर्गीकरण का क्या करते हैं सर? अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो इनके द्वारा जो पुस्तक दी गई थी बेसिक टैक्सोनॉमी फॉर द नेचुरल वर्ल्ड दी गई थी। इस पुस्तक के अलावा दो और पुस्तकें थी, जेनेरा प्लांटेनम, जिसके अंतर्गत जीवों की जातियों को रखा गया था, जिसमें जीवों की 7700 जातियों का उन्होंने उल्लेख किया। ठीक है, उसके बाद में हमारी स्पीसीज प्लांटेरम होती है। स्पीसीज प्लांटेरम यानी कि इसके अंतर्गत पादपों की जातियों के बारे में इन्होंने बताया था, ताकि इसके अंतर्गत पादपों की कुल जाति कितनी? 4300 कुल जाति, यानी कि पादपों की 4300 जातियों का इस पुस्तक के अंतर्गत उल्लेख किया। अर्थात मैं कह सकता हूं कि कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने जेनेरा प्लांटेनम और स्पीसीज प्लांटेरम के अंतर्गत कुल जातियों का जो उल्लेख किया था, कुल जातियों का जो विवरण किया था, यानी कि इन दोनों पुस्तकों के अंतर्गत 12,000 स्पीसीज यानी कि जातियों का उन्होंने क्या किया था? उल्लेख किया था। इस वीडियो के अंतर्गत मैं व्हाइट बोर्ड पर पहले इसलिए लिख देता हूं ताकि हमारी वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग ना बने। ठीक है, टाइम की बचत हो। ठीक है भाई, तो इसके अंतर्गत ध्यान रखना कुल जातियों का विवरण जो हमारी जेनेरा प्लांटेनम, स्पीसीज प्लांटेरम दोनों पुस्तकों के अंतर्गत जो किया था वो 12,000 जातियों का उल्लेख किया था। इसके अलावा जो हमारे कैरोलस लिनियस है, कैरोलस लिनियस के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण योगदान दिए गए थे, कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए थे। कौन कौन से कार्य हैं? इनके द्वारा जीवों का क्या दी गई थी? द्विनाम पद्धति दी गई थी। सजीवों की क्या दी गई थी सर? द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति का मतलब होता है कि प्रत्येक जीव का नाम दो नामों से मिलकर के बना होता है। कितने नामों से? दो नामों से मिलकर के बना होता है। द्विनाम यानी कि सजीवों की द्विनाम पद्धति। जैसे कि मैं मानव की बात करूं, मनुष्य की बात करूं, तो मनुष्य का जो साइंटिफिक नेम होता है, जैसे मैंने आपके लिए द्विनाम पद्धति के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं। जैसे कि मैं बात करूं सर मनुष्य की, मनुष्य का जो साइंटिफिक नेम होता है, मनुष्य का साइंटिफिक नेम होता है सर होमो सेपियंस होता है सर।
इस पद्धति के अंतर्गत क्या होता है, द्विनाम पद्धति में क्या करते हैं कि पहले तो लिखा जाता है सर वंश को और उसके बाद में लिखी जाती है सर जाति। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया इस पद्धति के अंतर्गत जो आने वाला जो नाम है वो दो शब्दों से मिलकर के बना होता है, दो नामों से मिलकर के बना होता है। कौन कौन सा इस पद्धति के अंतर्गत दो नाम आते हैं, पहला तो होता है सर वंशकार, उसके बाद में दूसरा होता है सर जाति का। अर्थात हम कह सकते हैं कि द्विनाम पद्धति के अकॉर्डिंग जो दिया गया जो नाम होता है किसी व्यक्ति का, तो उसमें नाम लिखते समय सबसे पहले हम वंश को लिखते हैं, उसके बाद में क्या लिखी जाती है, उसकी जाति लिखी जाती है। इसको हम बोलते हैं द्विनाम पद्धति। यानी कि प्रत्येक जीव का जो नाम होता है वो दो शब्दों से मिलकर के बना होता है, पहले लिखी जाती है सर उसका वंश और उसके बाद में लिखी जाती है सर उसकी जाति। तो इसको बोलते हैं सजीवों की द्विनाम पद्धति, सजीवों की द्विनाम पद्धति बोलते हैं। जैसे कि मैं आपके लिए बता दूं, मनुष्य के अंतर्गत होमो हो गया वंश और सेपियंस क्या हो गई, इसकी जाति हो गई। अर्थात मैं कह सकता हूं कि कैरोलस लिनियस के द्वारा द्विनाम पद्धति दी गई थी। क्या दी गई थी सर, द्विनाम पद्धति दी गई थी। जैसे कि मैं बात कर लूँ, किसी ट्रीज की बात कर लूँ, सजीव कौन से होते हैं, एनिमल, और क्या होते हैं सर हमारे प्लांट। यानी कि मैंने आपके लिए ह्यूमन की बता दी। अगर मैं प्लांट की बात करूं, जैसे कि आलू का साइंटिफिक नेम क्या होता है, सोलेनम। सोलेनम क्या हो गया, वंश, और ट्यूबरोसम क्या हो गई, उसकी जाति हो गई। यानी कि प्रत्येक जीव का नाम दो शब्दों से मिलकर के बना होता है, पहले होता है उसका वंश और उसके बाद में होता है उसकी जाति। प्रत्येक जीव का नाम दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, इसलिए इस पद्धति को क्या बोला जाता है सर, द्विनाम पद्धति कहा जाता है। उसके बाद में आता है सर पादपों का लैंगिक वर्गीकरण। यानी कि जो पादपों का जो लैंगिक जो वर्गीकरण किया था वो किसने किया था सर, कैरोलस लिनियस ने। कैरोलस लिनियस के जो महत्वपूर्ण जो योगदान है, जो मेनली योगदान है, एक तो हो गई सर आपकी द्विनाम पद्धति और दूसरा हो गया पादपों का लैंगिक वर्गीकरण। ठीक है सर। उसके बाद में बात करूं मैं विकासवाद का सिद्धांत। विकासवाद का जो सिद्धांत दिया था वो हमारे एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है सर जेवी लेमार्क। जेवी लेमार्क के द्वारा विकासवाद सिद्धांत दिया गया था। क्या दिया गया था सर, विकासवाद सिद्धांत दिया गया था जेवी लेमार्क के द्वारा। ठीक है। और उसके बाद में हम बात करते हैं प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत की। किसकी बात करते हैं सर, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत की। यानी कि ऐसा सिद्धांत होता है क्योंकि इसके अंतर्गत प्रकृति उसी व्यक्ति को जीने का अधिकार देती है जो प्रकृति के अनुरूप अपने आप को ढाल लेता है, अपने आप को उद्भाषित कर लेता है, उसी व्यक्ति के लिए जीने का अधिकार दिया जाता है। इसको बोलते हैं सर प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत। मतलब प्रकृति के द्वारा चयन करना। प्रकृति वर्ण का मतलब हो गया सर चयन करना। ठीक है। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया गया था सर चार्ल्स डार्विन के द्वारा। किसके द्वारा, चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। अब विकासवाद की बात करूं तो विकासवाद के अंतर्गत जेवी लेमार्क ने ये बताया जिस कोई भी अंग हो, किसी भी अंग का हम जितना उपयोग करते हैं वह अंग उतना ही क्या हो जाता है सर, विकसित हो जाता है। और जिस अंग का हम उतना उपयोग ना करें तो वो धीरे धीरे क्या हो जाता है सर, विलुप्त हो जाता है। इसके अकॉर्डिंग इसको अपन क्या कहा जाते हैं बेटा, विकासवाद का सिद्धांत। इसको क्या कहते हैं सर, विकासवाद का सिद्धांत, जो कि किसने दिया था, जेवी लेमार्क के द्वारा दिया गया था। ठीक है। और प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत दिया गया था सर चार्ल्स डार्विन के द्वारा। उसके बाद में आता है सर आनुवांशिकता। आनुवांशिकता के जनक जो होते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल होते हैं सर। कौन होते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल। आनुवांशिकता के अंतर्गत आनुवांशिकता क्या चीज होती है, मान लीजिए जनक सेल से, यानी कि जो आनुवांशिक जो लक्षण होते हैं, जनक पीढ़ी से आनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, उन लक्षणों को बोलते हैं सर हम आनुवांशिक ट्रेट्स, यानी कि आनुवांशिक लक्षण बोलते हैं। अगर वो जो लक्षण है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में यानी कि रेगुलर यानी कि लगातार बने रहे तो इसको क्या कहा जाता है सर, आनुवांशिकता।
क्या कहा जाता है सर? आनुवांशिकता, यानी कि आनुवांशिक गुण कहा जाता है। यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अगर वो लक्षण क्या हो जाएं, ट्रांसफर हो जाएं, यानी कि उनका क्या हो जाए, परिवहन हो जाए, ठीक है, उनको आनुवांशिक लक्षण कहा जाता है। और आनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन आनुवांशिकता के अंतर्गत किया जाता है। और आनुवांशिकता के जो जनक होते हैं उनका नाम होता है सर मेंडल। क्या होता है सर? मेंडल होता है। उसके बाद में हमारे आते हैं डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल, यानी कि डीएनए का जो द्विकुंडलित मॉडल जो दिया था वो किस वैज्ञानिक ने दिया? वॉटसन एवं क्रिक ने। किसने दिया था सर? वॉटसन एवं क्रिक ने दिया था। अगर आप डीएनए की डिस्कवर के बारे में बात करो तो डीएनए की जो डिस्कवर की थी वो किसने की थी सर? फ्रेडरिक मिशर ने। किसने की थी सर? फ्रेडरिक मिशर नामक साइंटिस्ट ने पस कोशिका के अंतर्गत से की थी बेटा। पस कोशिका में की थी, पस मतलब मवाद की कोशिका के अंदर से की थी सर डीएनए की खोज, ठीक है, फ्रेडरिक मिशर ने की थी। जो डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल होता है, यानी कि जो डीएनए होता है उसके अंतर्गत डबल हेलिक्स पाई जाती है, इसलिए उसको बोलते हैं द्विकुंडलित मॉडल। क्या बोलते हैं सर? द्विकुंडलित मॉडल बोलते हैं, जो कि किसने दिया था सर? वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। डीएनए की जो टोटल लंबाई होती है वो 2.2 मीटर होती है। कितनी होती है बेटा? 2.2 मीटर्स होती है। उसके बाद में हम बात करते हैं नाभिकीय ट्रांसप्लांटेशन का उपयोग। वह मेढक का जो क्लोन बनाया था, नाभिकीय ट्रांसप्लांटेशन का उपयोग, वह मेंडल का जो मेढक का जो क्या बनाया था, उन्होंने जो क्लोन बनाया था वो कौन से साइंटिस्ट हैं? जॉन गार्डन नामक वैज्ञानिक ने नाभिकीय प्लांटेशन का क्या किया सर? उपयोग किया और मेढक का क्या बनाया था सर? क्लोन। मेढक का क्या बनाया गया था सर? क्लोन बनाया था, ठीक है। क्लोन का मतलब होता है ऐसा कोई भी जीव जो आनुवांशिक रूप से व शारीरिक रूप से बिल्कुल जनक कोशिका के क्या रहता है सर? समान रहता है। ऐसे जीव को हम क्या बोलते हैं सर? क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं सर? क्लोन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में आते हैं बेटा चिकित्सा के फादर, यानी कि जो चिकित्सा पद्धति होती है, हमारी जो चिकित्सा पद्धति होती है, चिकित्सा पद्धति के जो फादर होते हैं उनका नाम होता है सर चरक। कौन से साइंटिस्ट होते हैं बेटा? चरक साइंटिस्ट, यानी कि चिकित्सा के फादर होते हैं। प्लास्टिक सर्जरी का आविष्कार, प्लास्टिक सर्जरी यानी कि ऑपरेशन जिसको अपन बोलते हैं, प्लास्टिक सर्जरी का जो आविष्कार किया था वो किस साइंटिस्ट ने किया था सर? सुश्रुत नामक साइंटिस्ट ने। किसने किया था सर? सुश्रुत नामक साइंटिस्ट ने। सुश्रुत नामक साइंटिस्ट ने प्लास्टिक सर्जरी का सर्वप्रथम क्या किया था सर? आविष्कार किया। इन वैज्ञानिक ने, यानी कि इस वैज्ञानिक ने शल्य क्रिया में काम आने वाले 120 उपकरणों से, यानी कि जिनके द्वारा क्या की जाती है सर? शल्य क्रिया की जाती है, यानी कि ऑपरेशन किया जाता है, उनका क्या किया था सर? इन्होंने विवरण दिया था। मतलब इनका क्या किया था सर? विवरण दिया था, उनके बारे में बताया था, ठीक है, 120 उपकरणों का, ठीक है। उसके बाद में आता है सर पुरा वनस्पति, यहाँ पे वनस्पति आएगा, ठीक है। पुरा वनस्पति के जो पिता होते हैं उनका नाम होता है डॉक्टर वीरबल साहनी। डॉक्टर वीरबल साहनी को पुरा वनस्पति का फादर कहा जाता है सर। किसका बेटा? पुरा वनस्पति के जो फादर होते हैं उनका नाम होता है डॉक्टर वीरबल साहनी, ठीक है। उसके बाद में आते हैं हमारे बेटा भारतीय भ्रूणकी के फादर। भ्रूणकी का मतलब होता है बेटा भ्रूणकी का मतलब होता है बेटा एम्ब्रियोलॉजी, यानी कि जब मादा के गर्भ के अंतर्गत जो भ्रूण होगा, जाइगोट होगा, जाइगोट से लेकर के शिशु तक के निर्माण की जो प्रक्रिया होगी उसका जो अपन अध्ययन करेंगे वो एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत करेंगे, यानी कि भ्रूणकी के अंतर्गत कहेंगे। यानी कि भारतीय भ्रूणकी के जो फादर होते हैं वो पंचानन माहेश्वरी होते हैं। कौन होते हैं सर? पंचानन माहेश्वरी। अगर मैं विश्व की बात करूं तो विश्व के जो
एम्ब्रियोलॉजी के जो फादर होते हैं उनका नाम होता है सर बॉन बेयर। कौन होता है सर? बॉन बेयर नामक वैज्ञानिक ने भ्रूण की का क्या किया था? पूरी तरीके से अध्ययन किया था। एम्ब्रियोलॉजी का क्या किया था सर? अध्ययन किया था। इसलिए इनको बॉन बेयर को क्या कहा जाता है सर? विश्व का भ्रूण की के फादर कहा जाता है। लेकिन जो भारतीय भ्रूण की के फादर होते हैं वो पंचानन माहेश्वरी होते हैं। ठीक है, उसके बाद में आती है हरित क्रांति। हरित क्रांति के जो फादर होते हैं उनका नाम है MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन के द्वारा हरित क्रांति दी गई थी सर। हरित क्रांति का जो जनक था, हरित क्रांति के जो जनक हैं वो कौन है बेटा? MS स्वामीनाथन। उसके बाद में आती है सर ब्रायोलॉजी, जिसके अंतर्गत हम ब्रायोफाइट्स का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। देखो बच्चा ज्यादातर क्या करता है ब्रायोलॉजी में और भ्रूणकी में क्या कहता है बेटा? थोड़ा कंफ्यूज होता है, क्योंकि भ्रूणकी को एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं और इसको क्या बोलते हैं बेटा? ब्रायोलॉजी। ब्रायोलॉजी के अंतर्गत ब्रायोफाइट्स यानी कि पादपों का अध्ययन करते हैं, ब्रायोफाइटाओं का अध्ययन करते हैं, और एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत अपन भ्रूण का अध्ययन करते हैं। भारतीय ब्रायोलॉजी के जो पिता हैं उनका नाम है शिवराम कश्यप। प्रोफेसर शिवराम कश्यप होते हैं। प्रोफेसर जो शिवराम कश्यप हैं ये भारतीय ब्रायोलॉजी के फादर होते हैं, ब्रायोलॉजी के फादर होते हैं। अगर मैं विश्व की बात करूं, जोहान्सेन हेडविग होते हैं जो विश्व में होते हैं भैया। ठीक है, उसके बाद में आते हैं भारत के अनन्य पथिक जो होते हैं उनका नाम है आचार्य जगदीश चंद्र बोस। आचार्य जगदीश चंद्र जो बोस होते हैं वो विज्ञान के अनन्य पथिक होते हैं। ठीक है, मार्गदर्शक होते हैं भैया। अगला है धान की फसल पर एक रोग पाया जाता है सर, किट। कौन सा रोग? किट रोग पाया जाता है, जिसको रस्ट रोग के नाम से भी जानते हैं। धानीय फसलों पर एक रोग पाया जाता है जिसका नाम है सर किट रोग या रस्ट रोग होता है। जैसे कि जो गेहूं की जो वाल होती है उसके ऊपर जो व्हाइट सा जो एलिमेंट्स दिखाई देता है, व्हाइट जो पदार्थ दिखाई देता है उसको बोलते हैं सर हम किट रोग। ठीक है, रस्ट रोग बोलते हैं, जो कि बाल को खत्म कर देता है। धान्य फसलों में जो किट रोग पर उन्होंने क्या किया था सर? काम किया था। उसको रोकने के लिए जो काम किया था वो है बेटा हमारे प्रोफेसर करमचंद मेहता। तो कौन से बेटा? प्रोफेसर जो करमचंद मेहता हैं ये प्रोफेसर शिवराम कश्यप के क्या रहे सर? सच्चे शिष्य रहे। क्या रहे सर? शिष्य रहे, यानी कि स्टूडेंट रहे। किसके सर? करमचंद मेहता जो हैं किसके? प्रोफेसर शिवराम कश्यप के क्या रहे थे सर? ये स्टूडेंट रहे थे भैया। ये इनके गुरु थे। प्रोफेसर शिवराम कश्यप इनके क्या थे? गुरु। किसके? करमचंद मेहता के। जिन्होंने किस पर काम किया था सर? धान्य फसलों में किट रोग पर क्या किया था? इन्होंने वर्क किया था। ठीक है, इन पर किस्ट रोग पर यानी कि रस्ट रोग पर उन्होंने क्या किया था? प्रतिरोध किया था। ठीक है बेटा, उसके बाद में देखेंगे यानी कि कोशिका की खोज। ठीक है, कोशिका की खोज सबसे पहले अपन मृत कोशिका की बात करेंगे। 1665 के अंतर्गत मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी सर। लेकिन कैसी कोशिका की खोज की थी उन्होंने? मृत कोशिका की खोज यानी कि डेथ सेल की जो खोज की थी वो रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की। लेकिन जो बोतल का जो ढक्कन था, यानी कि जो हमारा जो प्रयोगशाला होती है, प्रयोगशाला के अंतर्गत बहुत सारी बोतलों का उपयोग किया जाता है। इन बोतलों की लकड़ी का जो क्या था बेटा? ढक्कन था। इस ढक्कन के अंदर से इन्होंने किसकी खोज की थी बेटा? मृत कोशिका की खोज की थी, जिसे उन्होंने क्या नाम दिया बेटा? सेलुलोज नाम दिया। बाद में इसको क्या कहा था बेटा? कोशिका, या फिर इसको क्या कहा था सर? सेल कहा गया था। ठीक है, यानी कि 1665 में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने मृत कोशिका की खोज की। किसमें की थी? बोतल के ढक्कन में, लकड़ी के बोतल के ढक्कन से इसके अंतर्गत क्या की थी? कोशिका की खोज की थी। इसको किससे देखा था? माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी के अंतर्गत जब देखा गया तब इसको क्या नाम दिया गया बेटा? सेलुलोज, या फिर इसको क्या दिया गया नाम? सेल। बाद में उसको सेल नाम दिया।
सन 1674 के अंतर्गत 1665 के अंतर्गत तो मृत्यु की थी। 1674 के अंतर्गत हमारे एक साइंटिस्ट हैं एंटनी वॉन ल्यूवेनहोफ, जिन्होंने लिविंग सेल यानी कि जीवित कोशिका की उन्होंने क्या की थी बेटा, खोज की थी। किस किस में देखा था इन्होंने, बैक्टीरिया में, प्रोटोप्लाज्म में और शुक्राणु के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा इसको क्या किया था बेटा, देखा था। ठीक है, जीवित कोशिका की खोज एंटनी वॉन ल्यूवेनहोफ नामक साइंटिस्ट ने की थी। उसके बाद में आता है सर क्या, आपका आता है सर केंद्रक की जो खोज की थी 1831 में, यानी कि केंद्रक की खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने ट्रेडेस्कैंसिया की लीव्स के अंतर्गत की गई थी बेटा। ट्रेडेस्कैंसिया के अंतर्गत देखा गया था, किसको देखा गया था, यानी कि केंद्रक को देखा गया था कि इसके अंतर्गत ट्रेडेस्कैंसिया के अंतर्गत एक गोलाकार संरचना पाई जाती है, जिसे रॉबर्ट ब्राउन ने क्या नाम दिया बेटा, केंद्रक नाम दिया। अर्थात केंद्रक की जो खोज की थी वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी ट्रेडेस्कैंसिया के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद में आता है 1938 से लेकर के 1939 में, ये जो सारी जो आपके लिए जो खोज बता रहा हूँ ये सारी कोशिका से जुड़ी हुई खोजें हैं जो कि हमारे सिलेबस में दी गई हैं। ठीक है, आगे आएगा लेकिन मैं आपके लिए यहाँ पे बेसिक कंप्लीट करा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखोगे कि जो कोशिका सिद्धांत यानी कि जो केंद्रक की जो खोज की थी वो किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी ट्रेडेस्कैंसिया में। उसके बाद में 1938 और 1939 के बीच में कोशिका सिद्धांत दिया गया था, जिसको सेल थ्योरी बोलते हैं। सेल थ्योरी मैथियास स्लाइडेन, जो कि हमारे वनस्पतिक क्या है, वैज्ञानिक हैं, यानी कि पादप विज्ञानी हैं। और दूसरा है थियोडोर श्वान, जो कि हमारे कैसे विज्ञानी है बेटा, प्राणी विज्ञानी है। वनस्पति विज्ञानी आपके मैथियास स्लाइडेन और प्राणी विज्ञानी आपके थियोडोर श्वान। कौन से वैज्ञानिक, थियोडोर श्वान के द्वारा कोशिका सिद्धांत दिया गया था। ठीक है, उसके बाद में 1781 में केंद्रका की क्या कहते बेटा, खोज की थी। कौन से वैज्ञानिक ने, एफ फोंटाना नामक वैज्ञानिक ने। इन्होंने ईल की कोशिका के अंतर्गत इस संरचना को देखा था। किसको देखा था, केंद्रका नामक संरचना को ईल की कोशिका में फोंटाना नामक वैज्ञानिक ने इसको देखा था। ठीक है, उसके बाद में आता है हमारा प्रोटोप्लाज्म जो नाम दिया था वो हमारे किस साइंटिस्ट ने दिया था सर, पुरकिंजे नामक साइंटिस्ट ने। जेई पुरकिंजे नामक साइंटिस्ट ने क्या नाम दिया था सर, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, जिसको अपन जीव द्रव्य नाम बोलते हैं बेटा। ठीक है, और जीव द्रव्य की खोज वैसे डुजार्डिन नामक वैज्ञानिक ने की थी, लेकिन जो प्रोटोप्लाज्म जो नाम दिया था वो किसने दिया, पुरकिंजे नामक ने। लेकिन इसकी जो खोज की थी, खोज किसने की थी बेटा, डुजार्डिन ने। बोल दो यहाँ पे, खोज कर दी थी इसकी बेटा डुजार्डिन नामक वैज्ञानिक ने, डुजार्डिन। ठीक है, डुजार्डिन नामक वैज्ञानिक ने इसकी क्या की थी बेटा, खोज की थी। उसके बाद में 1846 के अंतर्गत 1846 में हमारे एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है बोन मोहल नाम के साइंटिस्ट, यानी कि जीव द्रव्य का क्या बताते हैं सर, महत्व बताते हैं। यानी कि जीव द्रव्य का महत्व क्या होता है। ठीक है, इंपोर्टेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म बताते हैं कौन, आपके बोन मोहल नामक साइंटिस्ट 1840 के अंतर्गत। उसके बाद में 1855 में हमारे एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है बेटा रोडोल्फ बिरचोव नामक साइंटिस्ट ये बोलते हैं कि नवीन कोशिकाओं की उत्पत्ति, जो नवीन कोशिकाएं हैं वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं। यानी कि नवीन जो कोशिकाएं बनती हैं, जो नई कोशिका बनती है, न्यू सेल्स जो बनती है वो ओल्ड सेल से बनती है। ये बात कही थी सर रोडोल्फ बिरचोव नामक साइंटिस्ट ने। किसने कही थी, रोडोल्फ बिरचोव नामक साइंटिस्ट ने की थी। लेकिन ये वाली जो नई कोशिका बनने वाली जो बात है आप सेल थ्योरी के अंतर्गत पढ़ोगे भैया, सेल थ्योरी में पढ़ाऊंगा मैं आपके लिए। ठीक है, नई यानी कि नवीन को आप तो इतना यहाँ पे इतना ही ध्यान रखो कि नवीन कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। ये वाली बात किसने कही थी, रोडोल्फ बिरचोव नामक साइंटिस्ट ने की थी। उसके बाद में हमारे साइंटिस्ट, उसके बाद में देखेंगे 1865 में, सन 1865 के अंतर्गत यानी कि प्लास्टिड यानी कि लबक जिसको अपन बोलते हैं, और प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ जो शब्द का गठन किया था वो हमारे वैज्ञानिक हैं ई
ई हैकेल नामक वैज्ञानिक ने प्लास्टिड शब्द यानी कि जो प्लास्टिड है जिसको अपन ने लवक नाम दिया, और जो प्रोटिस्टा है, ठीक है, प्रोटिस्टा का जो गठन किया था वो हमारे ई हैकेल नामक साइंटिस्ट ने किया था, ठीक है। उसके बाद में 1870 की बात करते हैं। 1870 में केंद्रीय अम्लों की क्या कहते हैं बेटा, खोज। केंद्रीय अम्ल कौन कौन से होते हैं हमारा, एक तो क्या होता है डीएनए होता है, और एक क्या होता है सर आरएनए, ठीक है। केंद्रीय अम्ल यानी कि वे अम्ल जो केंद्रक के अंतर्गत पाए जाते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं सर, केंद्रीय अम्ल बोलते हैं, ठीक है। कि केंद्रीय अम्लों की जो खोज की गई थी, जो किसने की थी बेटा, एफ मिशर यानी कि फ्रेडरिक मिशर ने की थी। किसने की थी बेटा, फ्रेडरिक मिशर ने की थी। तो याद रखना, यहां से कई बार क्वेश्चन फाउंडेशन में पूछा जाता है कि न्यूक्लियन नाम किसके द्वारा दिया गया था। न्यूक्लियन नाम किसके द्वारा दिया गया था बेटा, फ्रेडरिक मिशर के द्वारा, ठीक है। यानी कि केंद्रीय अम्लों की भी इन्होंने खोज की थी, इसलिए इनके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था, ठीक है। 1870 में इन्होंने केंद्रीय अम्लों की खोज की, इस कार्य के लिए इनके लिए नोबेल पुरस्कार मिला, ठीक है। इन्होंने इसका नाम क्या नाम रखा था, न्यूक्लियन नाम रखा था, क्योंकि इन्होंने जो यानी कि जो केंद्रीय अम्ल थे वो कहां से निकाले थे, न्यूक्लियस के अंदर से निकाले थे, इसलिए इनका क्या नाम दिया, न्यूक्लियन नाम दिया। उसके बाद में बात करता हूं मैं 1879 की। 1879 के अंतर्गत समसूत्री विभाजन की क्या की गई थी बेटा, खोज। समसूत्री विभाजन की क्या की गई थी सर, खोज की गई थी। लेकिन 1879 के अंतर्गत तो क्रोमेटिन शब्द दिया, समझना ध्यान से। 1879 के अंतर्गत क्रोमेटिन शब्द नाम दिया, लेकिन 1882 में समसूत्री विभाजन की इन्होंने क्या की थी बेटा, खोज की थी। समसूत्री विभाजन की खोज की थी 1882 में। कौन से नामक साइंटिस्ट ने, डब्ल्यू फ्लेमिंग नामक साइंटिस्ट ने। डब्ल्यू फ्लेमिंग नामक साइंटिस्ट ने समसूत्री विभाजन की खोज की, और इन्होंने क्या नाम दिया था सर, क्रोमेटिन। क्या नाम दिया, क्रोमेटिन नाम दिया। जब अपन डीएनए की पैकिंग पढ़ते हैं तो पहली तो पढ़ते हैं उसके अंतर्गत सोलेनोइड, सेकंड पढ़ते हैं सर क्रोमेटिन, और थर्ड पढ़ते हैं अपन क्रोमोसोम। तो जो क्रोमेटिन जो नाम दिया था वो किसने दिया था सर, डब्ल्यू फ्लेमिंग ने दिया था 1879 के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं 1880 की बात करते हैं। 1880 में साइटोप्लाज्म, ठीक है, जिसको अपन कोशिका द्रव्य बोलते हैं, और दूसरा होता है सर न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसको अपन क्या बोलते हैं सर, केंद्रक द्रव्य, ठीक है। इनकी जो खोज की थी वो किसने की थी बेटा, स्टार्स बर्जर नामक साइंटिस्ट ने। किसने की थी बेटा, स्टार्स बर्जर नामक साइंटिस्ट ने खोज की थी। लेकिन देखो ध्यान से देखोगे, कोशिका द्रव ये हो गया साइटोप्लाज्म, और केंद्रक द्रव हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म। और मैंने आपके लिए यहाँ पे बताया था कहाँ, प्रोटोप्लाज्म नाम, यहाँ पे जो प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं जीव द्रव को। समझना, जीव द्रव किस किस को बोलते हैं, जीव द्रव किस किस चीज से मिलकर के बना होता है। यानी कि मैं बात करूं जीव द्रव्य की, यानी कि जो जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य के अंतर्गत जब क्या जुड़ जाए, कोशिका द्रव मिल जाए, ठीक है, और क्या बन जाए, क्या मिल जाए इसके अंतर्गत, केंद्रक द्रव, ठीक है, और क्या जुड़ जाए इसमें, कोशिकांग, ठीक है, कोशिकांग जुड़ जाएं, तो इन सभी को मिलाकर के क्या बोला जाता है बेटा, जीव द्रव। ये इनके अंतर्गत डिफरेंस होता है कि जीव द्रव के अंतर्गत जब कोशिका द्रव मिल जाए, केंद्रक द्रव मिल जाए और कोशिकांग मिल जाए, तब उसको क्या कहते हैं बेटा, जीव द्रव्य कहते हैं। बच्चा क्या करता है, कभी जीव द्रव्य की जगह पे कोशिका द्रव की कभी केंद्रक द्रव कर देता, जो कि गलत है। समझना, जो जीव द्रव्य जो बनता है वो कोशिका द्रव से, केंद्रक द्रव से और कोशिकांग से मिलकर के बनता है। कोशिका द्रव वो होता है जो कोशिका के अंतर्गत भरा रहता है, और केंद्रक द्रव वो होता है जो केंद्रक के अंदर भरा रहता है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं 1883 की, ठीक है। 1883 में हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट, जिसके द्वारा जो प्लांट की जो पत्तियां होती है ना सर, प्लांट की जो पत्तियां होती हैं वो कैसी होती है सर, ग्रीन होती है, ठीक है। जिसकी ये जो हरित लवक है ये फोटोसिंथेसिस में क्या करता है सर, मदद करता है। किसमें मदद करता है, फोटोसिंथेसिस में, जिसको अपन प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं, ठीक है। जिसके अंतर्गत यानी कि प्रकाश तंत्र पाए जाते हैं, प्रकाश तंत्र फर्स्ट और प्रकाश तंत्र सेकंड, जो कि आप 12th क्लास में उनका बृहद पूर्वक अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो आप तो यहाँ पे इतना ही ध्यान रखो कि क्लोरोप्लास्ट, या जिसको अपन क्या बोलते हैं, हरित लवक बोलते हैं, जो कि इसकी खोज किसने की थी सर, शिम्पर नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी बेटा, शिम्पर नामक वैज्ञानिक ने, जिसके कारण
प्लांट की जो पत्तियां होती हैं वो कैसी होती हैं सर, ग्रीन कलर की होती हैं, हरित लवक के कारण ही ग्रीन कलर की होती हैं और फोटोसिंथेसिस करती हैं, ठीक है। उसके बाद में मैं क्रोमोसोम शब्द का जो गठन किया था, क्रोमोसोम शब्द का गठन 1888 में बाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने किया। किसने किया था? बाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने क्रोमोसोम शब्द का गठन किया, लेकिन स्टार्स बर्जर नामक वैज्ञानिक ने इसकी क्या की थी बेटा? खोज की थी। याद रख लेना इस कंसेप्ट को कि स्टार्स बर्जर नामक वैज्ञानिक ने क्रोमोसोम की खोज की और क्रोमोसोम शब्द का गठन बाल्डेयर नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था भैया। उसके बाद में बात करते हैं हम सन 1888 की। 1888 में जो तारक काय होता है, तारक काय का क्या किया था बेटा? तारक काय शब्द का क्या किया था सर? गठन किया था। कौन से साइंटिस्ट ने? टी बॉबेरी नामक वैज्ञानिक ने। किसने बेटा? टी बॉबेरी नामक साइंटिस्ट ने तारक काय शब्द का क्या किया था बेटा? गठन किया था। किसका गठन किया था? तारक काय शब्द का गठन किया था। किसने सर? टी बॉबेरी नामक वैज्ञानिक ने 1888 में, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं 1894 में। 1894 में क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो अध्ययन किया था ना, माइटोकॉन्ड्रिया का जो अध्ययन किया वो किसने किया था सर? अल्टमान ने किया था। किसने किया था? माइटोकॉन्ड्रिया का अध्ययन अल्टमान नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया, लेकिन इन्होंने इसको क्या नाम दिया था सर? बायोब्लास्ट। क्या नाम दिया? बायोब्लास्ट नाम दिया। और क्या नाम दिया कि जो केंद्रक के अंतर्गत से जो एलिमेंट्स निकाला जाता था ना, यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल निकाला जाता था, तो उसको उन्होंने क्या नाम दिया? न्यूक्लिक एसिड नाम दिया। बच्चा यहाँ पे ज्यादातर गलती करता है। कैसे गलती करता है? न्यूक्लिक एसिड जो शब्द है ना, न्यूक्लिक एसिड शब्द तो दिया था हमारे अल्टमान नामक साइंटिस्ट ने। किसने दिया था सर? अल्टमान नामक साइंटिस्ट ने दिया था। लेकिन मैंने आपके लिए एक और बताया, यानी कि जो क्रोमेटिन भी इसी शब्द से मिलकर के इसी शब्द से क्या करता है? मैच करता है। जो कि मैंने आपको क्या है? क्रोमेटिन शब्द दिया था हमारे किसने बेटा? डब्ल्यू फ्लेमिंग ने। और न्यूक्लिन नाम दिया था हमारे एफ मिशर ने। बच्चा यहाँ पे ज्यादा गलती करता है। फ्रेडरिक मिशर नामक वैज्ञानिक ने नाम दिया था न्यूक्लिन और हमारे अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने नाम दिया था न्यूक्लिक एसिड। कई बार नीट के अंतर्गत इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। कंसेप्ट क्लियर कर लो यहाँ पे कि अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने जो दिया था वो न्यूक्लिक एसिड नाम दिया और फ्रेडरिक मिशर नामक वैज्ञानिक ने ओनली न्यूक्लिन नाम दिया, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं 1898 में। 1898 में माइटोकॉन्ड्रिया शब्द का क्या किया था सर? गठन किया था। कौन से वैज्ञानिक ने? शी बेंडा नामक वैज्ञानिक ने। शी बेंडा नामक वैज्ञानिक ने 1898 में माइटोकॉन्ड्रिया शब्द का क्या किया था सर? गठन किया था। और मैं इसके माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवर के बारे में बता दूं। माइटोकॉन्ड्रिया की जो डिस्कवर की थी वो कोलिकर नामक साइंटिस्ट ने की थी। किसने की थी? कोलिकर नामक साइंटिस्ट ने की थी कीटों की अरेखित पेशियों में। कौन सी पेशियों में? कीटों की अरेखित पेशियों के अंतर्गत माइटोकॉन्ड्रिया की क्या की थी बेटा? खोज की थी, ठीक है। किसने? कोलिकर नामक साइंटिस्ट ने। याद रखना, लिख लो यहाँ पे खोज लिख लो। खोज किसने की थी बेटा? कोलिकर नामक साइंटिस्ट ने। कोलिकर नामक साइंटिस्ट ने कहां पे की थी बेटा? कीटों की अरेखित पेशियों में, ठीक है। कीटों की अरेखित पेशियों में की थी। उसके बाद में बात करता हूं मैं 1898 नामक साइंटिस्ट ने कीटों की अरेखित पेशियों के अंतर्गत इसको देखा था सर, ठीक है। उसके बाद में अगला आता है, मैं बात करता हूं 1898 के अंतर्गत। 1898 में गोल्जी काय नामक यानी कि गोल्जी काय का जो वर्णन किया था वो कैमेलो गोल्जी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था सर? कैमेलो गोल्जी के द्वारा किया गया था। उल्लू की तंत्रिका के अंतर्गत उल्लू की तंत्रिका में कैमेलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने गोल्जी का क्या क्या किया था सर? वर्णन किया था। उसके बाद में बात करता हूं मैं 1905 में। 1905 की बात करता हूं। 1905 के अंतर्गत मियोसिस शब्द का गठन, ठीक है। मियोसिस शब्द का गठन फॉर्मर व मूरे के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था सर? फॉर्मर व मूरे के द्वारा किया गया था मियोसिस शब्द का गठन, ठीक है। उसके बाद में मैं बात करता हूं 1932 की बात करता हूं। 1932 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप,
ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का क्या किया था सर, आविष्कार किया था किसने, इनोल रस्का, यानी कि ई रस्का नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का क्या किया था सर, आविष्कार किया था, ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे सर 1941 और 1943 के बीच की। 1941 और 1943 में राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम को सर्वप्रथम देखा था। राइबोसोम को सर्वप्रथम एक क्लाउडे नामक वैज्ञानिक ने, उस वैज्ञानिक ने, एक क्लाउडे नामक वैज्ञानिक ने राइबोसोम को क्या किया था सर, देखा था, ठीक है, 1941 और 1943 के बीच। उसके बाद में बात करूं मैं 1945 की। 1945 में अंतःप्रद्रव्यी जाल का, ठीक है, अंतःप्रद्रव्यी जाल का मतलब एंडोकुलम रेटिकुलम की खोज के.आर. पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने, किसने बेटा, के.आर. पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने इसकी क्या की थी सर, खोज की थी। जो अंतःप्रद्रव्यी जालिका होती है सर, दो प्रकार की होती है, एक तो होती है सर खुरदरी और दूसरी होती है सर चिकनी, ठीक है, खुरदरी अंतःप्रद्रव्यी जालिका और दूसरी होती है आपकी चिकनी अंतःप्रद्रव्यी जालिका। खुरदरी अंतःप्रद्रव्यी जालिका को रफ एंडोकुलम रेटिकुलम बोलते हैं। रफ एंडोकुलम रेटिकुलम क्यों बोलते हैं, क्योंकि अंतःप्रद्रव्यी जालिका पर राइबोसोम का क्या पाया जाता है सर, जमाव हो जाता है, जिसके कारण वो क्या हो जाती है सर, खुरदरी हो जाती है, ठीक है। और जो हमारी स्मूथ जो हमारी क्या होती है, एंडोकुलम रेटिकुलम होती है, जिसको अपन चिकनी अंतःप्रद्रव्यी जालिका बोलते हैं, उनके ऊपर राइबोसोम का जमाव नहीं पाया जाता, इसलिए वो सर कैसी हो जाती है सर, चिकनी अंतःप्रद्रव्यी जालिका, ठीक है। राइबो यानी कि जो अंतःप्रद्रव्यी जालिकाओं की खोज की थी वो के.आर. पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने की थी। उसके बाद में बात करता हूं मैं 1952 में। 1952 के अंतर्गत लाइसोसोम क्या किया गया था, लाइसोसोम पद का गठन किया गया था। लाइसोसोम पद का गठन सर सी डी ड्यूब नामक वैज्ञानिक ने, लाइसोसोम पद का गठन सर डी ड्यूब नामक वैज्ञानिक ने 1952 में किया। किसमें किया, 1952 में किया था। लाइसोसोम जो होता है बेटा, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आत्मघाती थैली कहा जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत, इस थैली के अंतर्गत ऐसे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ऐसे एंजाइम उपस्थित होते हैं जो कोशिका को, यानी कि समस्त कोशिका को पचाने की क्या रखते हैं, अहमियत रखते हैं, अर्थात इसको आत्मघाती थैली कहा जाता है। यानी कि अगर लाइसोसोम को क्या कर दिया जाए, फोड़ दिया जाए, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर लाइसोसोम को फोड़ दिया जाए तो क्या होगा, सीधी सी बात, लाइसोसोम की थैली को फोड़ दिया जाए तो क्या होगा, कोशिका का, यानी कि समस्त कोशिका का क्या हो जाएगा, पाचन हो जाएगा, अर्थात कोशिका की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। इसलिए इसको आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है। इसकी खोज किसने की थी बेटा, सर डी ड्यूब नामक वैज्ञानिक ने की थी। उसके बाद में मैं लास्ट बात करता हूं 1958 की। 1958 में केंद्रीय सिद्धांत, क्या बेटा, केंद्रीय सिद्धांत, यानी कि जो सेंट्रल रोमा का जो सिद्धांत था, सेंट्रल रोमा यानी कि केंद्रीय सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया वो F.H.C. क्रिक नामक वैज्ञानिक ने, किसने बेटा, F.H.C. क्रिक नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था बेटा, प्रतिपादन किया था। आज मैंने आपके लिए क्या बताया है, यानी कि कोशिका और कोशिका के अंतर्गत जो साइटो ऑर्गन्स पाए जाते हैं ना, क्या पाए जाते हैं, साइटो ऑर्गन्स, या जैसे कि आपका केंद्रक हो गया, ठीक है, उसके बाद में केंद्रिका हो गई, जीव द्रव्य हो गया, है ना, जीव द्रव्य हो गया, उसके बाद में क्या हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, कोशिका द्रव्य हो गया, आपका क्या हो गया सर, जैसे मैं बात कर लूं किसकी, प्लांट की बात कर लूं तो हरित लवक हो गया, और उसके अंतर्गत क्या पाया जा रहा है, गुणसूत्र, तारक का है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी का है, आपके राइबोसोम, आपके अंतःप्रद्रव्यी जालिका, ये सारे क्या होते हैं सर, कोशिकांग होते हैं। क्या होते हैं सर, कोशिकांग होते हैं। क्या होते हैं भैया, कोशिकांग होते हैं भैया। आज मैंने आपके लिए यानी कि कोशिका की खोज के बारे में बताया, और कोशिका के अंतर्गत जो पाए जाने वाले जो ऑर्गन्स होते हैं, यानी कि कोशिकांग होते हैं, उनकी खोज के बारे में मैंने आज आपके लिए बताया। फिर एक बार फिर आता हूँ नई वीडियो लेकर के। थैंक्स फॉर वॉचिंग।